हरिओम नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का संस्कृतम वर्धयाम यूट्यूब के चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर में सीटेट 2018 का जो क्वेश्चन पेपर है उसके पेपर को हम सॉल्व कर रहे हैं। उसमें पेपर वन हम लोग कर रहे हैं। इससे पहले पेपर वन का ही मैंने दो वीडियो बना दिए हैं। जब पहले तो पेपर वन समझ लीजिए जो कि लेवल वन होता है। ठीक है। सीटेट जो है वो दो लेवल का होता है, एक तो लेवल वन और दूसरा लेवल टू। तो इसी को ही पेपर वन कहते हैं और पेपर टू कहते हैं। ठीक है। पेपर वन जो कि होता है आपको फर्स्ट मतलब जो आपकी प्राइमरी लेवल का होता है। इधर लिख लेता हूँ। प्राइमरी लेवल का होता है और आपको ये जो होता है फर्स्ट क्लास से लेकर के फिफ्थ क्लास तक के बच्चों के लिए होता है। और पेपर टू जो कि सेकेंडरी लेवल के लिए होता है, ये आपका सिक्स्थ से लेकर के एट्थ या टेंथ क्लास तक मान सकते हो। ठीक है। ये दो लेवल में सीटेट का एग्जाम होता है। जिन्होंने प्राइमरी लेवल का भरा है उसमें जिन्होंने संस्कृत लैंग्वेज टू के रूप में रखा है, लैंग्वेज वन मैंने करवा दिया है जिसमें कि 91 से लेकर के 105 क्वेश्चन का मेरा एक वीडियो है और 106 से लेकर के 130 तक का दूसरा, 120 तक का दूसरा वीडियो है। ठीक है। तो ये दो वीडियोस मैंने पहले बना दिए हैं 2018 के ही पेपर के। अब पेपर वन के लैंग्वेज टू का ये वीडियो है। इसमें हम लोग 121 से लेकर के 135 तक के प्रश्नों को करेंगे। ठीक है। जो कि आपके संस्कृत टीचिंग मेथड, संस्कृत टीचिंग, एक मिनट, हाँ, जो कि आपके संस्कृत टीचिंग मेथोडोलॉजी से होंगे ये प्रश्न। ठीक है। ये देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है और इसमें 121 से लेकर 135 तक के प्रश्न होंगे। मैं पूरा डिटेल में कराता हूँ। ये आप लोग पहले के वीडियोस जरूर देखिए। आप लोग कोई भी लेवल का एग्जाम दे रहे हो, चाहे मतलब आपका लेवल टू का एग्जाम दे रहे हो तो लेवल वन का भी पेपर देखना बहुत जरूरी है। ठीक है। क्योंकि जो लैंग्वेज का जो लेवल होता है वो दोनों में लगभग सेम होता है। ठीक है। ये भाग चार और भाग पांच होता है, ये सप्लीमेंट अलग से दी जाती है। तो अब हम लोग इसको शुरू करते हैं। देख सकते हो ये आपका, सबसे पहले मैं समझा दूं, भाग चार यानी कि भाषा एक, भाग पांच भाषा दो। ठीक है। तो सेकेंड लैंग्वेज जो है हम लोग अब करेंगे इसमें। ये देखिए, ये आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ से ये 191 से लेकर के 120 चतुर्थ भाग प्रश्नानाम चतुर अभ्यर्थिना चतुर्भागस्य प्रश्नानाम उत्तराणि दद्युः। हाँ, चौथे भाग के प्रश्नों का उत्तर दें। यदि तहि संस्कृतम प्रथम भाषा रूपेण चितम, यदि उन्होंने प्रथम भाषा के रूप में, लैंग्वेज वन के रूप में संस्कृत को चुना है। ठीक है। अब लैंग्वेज वन के रूप में जिन्होंने चुना है तो उनके लिए मैंने वीडियो पहले ही बना दिया है। वीडियो के नीचे, इसी वीडियो के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा। और जिन्होंने लैंग्वेज टू के रूप में भी चूज किया है संस्कृत को, वो लोग भी लैंग्वेज वन का वो वीडियो जरूर देखिए। क्योंकि जो शिक्षण अभिक्षमता या गद्य पद्य का दूसरा वीडियो जो है गद्य पद्य पर आधारित है। हाँ, तो इसके ऊपर में भी मैंने जो अच्छे विस्तार से, ये जैसे सारे सुभाषित दिख रहे हैं आपको, इन सभी सुभाषितों का अच्छे विस्तार से मैंने अर्थ समझाया है, फिर प्रश्नों को कराया है। तो वो वीडियो जरूर देखिए। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे। अभ्यर्थिना पंचम भागस्य, हाँ, पार्ट फाइव, प्रश्नानाम, हाँ, 121 से लेकर 150 उत्तराणी दद्युः। अगर आपने द्वितीय भाषा के रूप में, लैंग्वेज टू के रूप में अगर आपने चुना है, यदि तही संस्कृतम द्वितीय भाषा रूपेण चितम, यदि उन्होंने सेकंड लैंग्वेज के रूप में संस्कृत को चुना है तो फिर ये इनके उत्तर देने उनको चाहिए। ठीक है। अब यहां से शुरू करते हैं। देखिए, ये रहा सूचना है। अधोलिखितानां प्रश्नानां प्रश्न संख्या एकविंशत्यधिक एक शतात् पंचत्रिंशदधिक एक शत पर्यंतम, हाँ, विकल्पात्मकोत्तरेभ्यः उचिततमम उत्तरम चित्वा लिखत। इन सब में मतलब 121 से लेकर 135 तक के प्रश्नों का विकल्पात्मक यानी कि चार विकल्पों में से उचित, जो सबसे उचित हो उसी उत्तर को चुनना है। ठीक है। अब हम लोग शुरू करते हैं। 121वां प्रश्न है,
प्राथमिक विद्यालयस्य कस्यचन विद्यार्थिनः श्रवण वाचन कौशलयोः विकासनार्थं निम्नलिखित पद्धतिषु का वा पद्धति उपयुक्ता भवति। देखिए, प्राथमिक विद्यालय के, क्योंकि ये प्राथमिक विद्यालय से प्राइमरी लेवल का है तो इसीलिए प्राथमिक विद्यालय पे प्रश्न पूछ रहे हैं। प्राथमिक विद्यालय के किसी कस्यचन किसी विद्यार्थियों में से किसी विद्यार्थी का श्रवण और वाचन कौशल में, श्रवण कौशल और वाचन दोनों कौशल, श्रवण मतलब सुनना और वाचन कौशल मतलब बोलना, इन दोनों कौशलों में विकास करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति उपयुक्त होगी। कथा श्रावणम तथा श्रुत लेखनम, ठीक है। दूसरा है काव्य पाठ तथा भाषा प्रयोगशाला, ठीक है। तीसरा है अभिनय तथा वार्ता वाचनम, हाँ, न्यूज रीडिंग, लैंग्वेज लेबोरेटरी, और आपका डिक्टेशन, श्रुत लेखन मतलब डिक्टेशन, और चौथा है अभिनय तथा संवाद, इंटरेक्शन। तो अभी इन चारों में से क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं 4 प्रकार के कौशल होते हैं। पहला होता है श्रवण, ठीक है। दूसरा होता है वाचन, तीसरा होता है पठन, और चौथा होता है लेखन। ये 4 आपके कौशल होते हैं, श्रवण, वाचन, पठन और लेखन। यहां आपको दिख नहीं रहा होगा, यदि मैं 1 मिनट रुकिए आपको व्हाइट बोर्ड निकाल करके दिखाता हूं, ठीक है। ये दिख रहा है आपको। ये देखिए 4 कौशल होता है, श्रवण, वाचन, पठन और लेखन, ठीक है। ये चारों कौशलों का आप एक बात बिल्कुल अच्छे से, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूं, सीटेट का आप लोग एग्जाम देने जा रहे हो, इससे रिलेटेड प्रश्न निश्चित रूप में आता है। श्रवणम, मैं संस्कृत में लिखता हूं, श्रवणम, वाचनम या वदनम भी बोल सकते हैं, इसकी जगह पर मैं वदनम भी हो सकता है, वदनम मतलब बोलना, या भाषणम भी कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी करो एक ही है। पठनम, लेखनम, इन दोनों का संबंध हमारा किससे होता है, ध्वनि से होता है। ध्वनि, आवाज, जब तक आप सुनते, देखो सुनने का ध्वनि से हुआ, हाँ, बोलने का भी किससे संबंध है, ध्वनि से संबंध है। पठनम और लेखनम, इन दोनों का संबंध किससे होता है हमारा, लिपि से, लिपि से, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। बाकी इसके ऊपर में मैं आपको इस बार देखते हैं आगे, क्योंकि सीटेट का एग्जाम जो है आपके 2 फेजेस में होंगे, ठीक है। पहला फेज जो है आपका 16 से लेकर के 31 दिसंबर तक होगा, और दूसरा फेज आपका 1 जनवरी से लेकर के 13 जनवरी के बीच में होगा, ठीक है। तो आपके एडमिट कार्ड आ गए हैं, जो लोग जो लोगों ने फॉर्म भरा है वो लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मैं देखता हूं इसके ऊपर में ना, कौशल के ऊपर में एक विशेष क्लास लूंगा, उसमें ना पूरे डिटेल से समझाऊंगा। तो ये श्रवणम, इन दोनों का संबंध ध्वनि से होता है, और इन दोनों का संबंध किससे होता है, आपका लिपि से होता है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्न के अर्थ को समझो। क्या बोल रहा है कि किसी किसी विद्यार्थी का श्रवण और वाचन यानी कि ध्वनि से संबंधित है, ठीक है। हाँ, तो ध्वनि से संबंधित जो कौशल है, हाँ, वो उसको बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, कथा सुनाएंगे उसको। चलो कथा सुनना अच्छा बात है, इससे तो बढ़ेगा, पर डिक्टेशन कराएंगे, डिक्टेशन करवाने से उसका लेखन कौशल बढ़ेगा, ना कि उसका जो है वाचन कौशल बढ़ेगा। क्योंकि आप बच्चों को डिक्टेट करोगे, वो बच्चा लिखेगा, स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो वो सही हो जाएगी उससे, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा काव्य पाठ तथा प्रयोगशाला। तो देखिए, काव्य पाठ करने से वाचन कौशल तो अच्छा होगा, काव्य पाठ कर रहा है अच्छा बात है, पर लैंग्वेज लेबोरेटरी जो है उसमें भी आपका जो है वाचन कौशल ही देखी जाती है, श्रवण कौशल का विकास नहीं हो रहा,
ठीक है, श्रवण कौशल का, दोनों कौशल का विकास होना है ना, तो ये बात है। अभिनय एवं वार्ता वाचनम। अब देखिए अभिनय करना, हाँ अभिनय करने से क्या है, वो आपका वाचन कौशल का तो विकास होगा ही होगा, क्योंकि किस हाव भाव में बोलना है, बहुत सारी चीजें अभिनय में आ जाती हैं, तो निश्चित रूप से उसका वाचन कौशल का विकास होगा। और वार्ता वाचनम, इससे भी वाचन कौशल का विकास होगा, परंतु श्रवण कौशल का विकास नहीं होगा। ठीक है, अभिनय एवं संवाद, इंटरेक्शन करने में क्या होता है, इंटरेक्शन जब कभी भी हम करते हैं तो उससे क्या होता है हमारा, कि ये एक दूसरे से संवाद करने में उसकी बातों को हम सुनते हैं और फिर हम अपनी बात बोलते हैं। केवल भाषण और संवाद में, दोनों में अंतर है। हाँ, तो ये संवाद करना जो है, इसमें एक दूसरे की बातों को सुनना, फिर उत्तर देना, फिर उसको, वो जो बात बोलेगा उसको सुन करके बात करना, ये होता है। और अभिनय तो बताइए इससे, तो इसका आंसर जो है ये वाला हो जाएगा, क्योंकि इसमें श्रवण भी हो रहा है और वाचन भी हो रहा है। ठीक है, फिर प्रश्न संख्या 121, भाषायाः उपचारात्मक शिक्षणस्य रेमेडियल उद्देश्यः कः। भाषा का उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य क्या है। विद्यार्थी नाम प्रारंभिक त्रुटि नाम निवारणम, ज्ञान संबंधी त्रुटि नाम परिष्करणम, विद्यार्थीषु आत्मविश्वास भावनायाः विकासः उपयुक्तम सर्वमपि। देखिए क्या है, रेमेडियल टीचिंग कब होती है, जब मान लीजिए कि जैसे आप आजकल बोलते हैं ना कोचिंग क्लासेस, कोचिंग भी एक रेमेडियल ही है, रेमेडियल क्लास ही है। क्योंकि बच्चे को जब स्कूल में समझ में नहीं आता तो एक एक्स्ट्रा क्लास ली जाती है, जिसके अंदर में जहां कहीं पे भी बच्चों की समस्या है, उपचारात्मक, या इसे बोलते हैं फिर निदानात्मक भी बोलते हैं, निदानात्मक। ठीक है, निदानात्मक या उपचारात्मक रेमेडियल टीचिंग का उद्देश्य क्या है, तो विद्यार्थी नाम प्रारंभिक त्रुटि नाम निवारण, विद्यार्थियों की प्रारंभिक त्रुटि, जो शुरुआत में वो जो त्रुटि करते हैं, गलतियां करते हैं, उनका निवारण करना। बिल्कुल सही है, क्योंकि इसीलिए तो गलतियों का निवारण करने के लिए तो है निदानात्मक या उपचारात्मक। जैसे हम आपको मेडिकल की भाषा में बोले, जैसे मतलब कोई बीमार हो जाता है या चोट लग गया तो उसका उपचार किया जाता है, वैसे ही बच्चा कोई गलती करे तो उसका उपचार किया जाता है, ऐसा शिक्षण तो ये तो होगा ही होगा। ज्ञान संबंधी त्रुटि नाम परिष्करणम, ज्ञान से संबंधित जो त्रुटियां करता है बच्चा, जो गलतियां करता है, उन गलतियों का परिष्कार करना, गलतियों को सुधारना, तो ये भी होता है, बिल्कुल सही है। विद्यार्थीषु आत्मविश्वास भावनायाः विकासः, जब बच्चे गलतियां सही हो जाएगी, बच्चों को कॉन्फिडेंस, बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा इससे। हाँ, वो फिर ये समझेगा कि नहीं अब मुझसे गलती नहीं होगी। अगर आप बच्चों को ये समझाते रहोगे कि इसको ऐसे नहीं ऐसे बोलो, ऐसे बोलो, एक दिन गलती होगी, 2 दिन गलती होगी, 3 दिन गलती होगी, लेकिन उसके बाद वो बिल्कुल सही बोलेगा और उससे उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो विद्यार्थी सु आत्मविश्वास भावनाया विकास बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरयुक्तम सर्वमपि, यानी कि ऊपर कहे गए सारे। ठीक है, तो रेमेडियल क्लासेस का उद्देश्य क्या है, रेमेडियल टीचिंग का उद्देश्य क्या है, आपका जो सारे के सारे विद्यार्थियों के प्रारंभिक त्रुटि का निवारण, ज्ञान संबंधी त्रुटि का परिष्कार या परिष्करणम, विद्यार्थीषु आत्मविश्वास भावनाया विकास। ठीक है, ये तीन होंगे। फिर उसके बाद 123वां नंबर प्रश्न, भाषायाः सामान्य अवगमस्य ज्ञानार्थम मूल्यांकने सर्वाधिक उपयुक्तः प्रश्नः कीदृशः भवति। देखिए भाषा के सामान्य अवगम के ज्ञान के लिए मूल्यांकन में सर्वाधिक उपयुक्त प्रश्न कैसा होता है। देखिए क्या है, भाषा जब कभी भी हम सीखते हैं तो उसका सामान्य भाषा समझ में आई या नहीं आई, जो भी चीज हमने मतलब सिखाया वो समझ में आया या नहीं आया, उस ज्ञान के मूल्यांकन में सबसे ज्यादा उपयुक्त प्रश्न कैसा होता है, इसके बारे में बताना है। अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न,
दीर्घ उत्तरात्मक, निबंधात्मक या विकल्पात्मक। तो देखिए, जब कभी सामान्य अवगम का बारे में बात हो रही है, तो सामान्य अवगम जब क्या होगा, दीर्घ उत्तरात्मक, तो विशेष हो जाएगा ना। बच्चा उस चीज को, भाषा का विशेष ज्ञान का जब हमें मूल्यांकन करना हो, तब हम दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्नों को देखते हैं, ऐसा प्रश्न करते हैं। और यह निबंधात्मक प्रश्न भी विशेष या आपको सामान्य की जगह पर में आपका उससे ऊपर हाई लेवल का ज्ञान जब करते हैं। इसीलिए प्रारंभिक स्तर पर तो कभी भी बच्चों को निबंध लिखना या आपको दीर्घ उत्तर ज्यादातर नहीं दिया जाता है। हाँ, थोड़े थोड़े 4-4 5-5 लाइन के दिए जाते हैं, परंतु जो निबंधात्मक हो गया, ये हायर मतलब जो सेकेंडरी में दिए जाते हैं। ठीक है, ये दोनों तो होंगे नहीं। विकल्पात्मक उत्तर से भाषा का मूल्यांकन नहीं होता, क्योंकि 4 विकल्पों में से चुनना है, 4 विकल्पों में से चुन लेगा, ये भी नहीं होगा। अति लघु उत्तरात्मक होगा। ठीक है, छोटे 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 प्रश्नों को पूछ करके उनके भाषा को, जैसे संस्कृत भाषा में भवतः नाम किम, भवान कुत्र गच्छति, एतादृश वाक्यानां प्रयोगं कृत्वा अति लघु उत्तरात्मकः उत्तरात्मकः ये प्रश्नाः भवन्ति, तेषां प्रश्नानाम् आधारेण वा तेषां प्रश्नानां प्रयोगेन सामान्य अवगमस्य ज्ञानं भवति। एतादृश मूल्यांकनं लघु अति लघु उत्तरात्मक प्रश्नेन भवति। ऐसा है कि सामान्य मूल्यांकन जो होता है वो आपका अति लघु उत्तरात्मक प्रश्नों से होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या 124। देखिए, बालाः भाषा अध्ययनार्थम अपेक्षित क्षमतां पुरस्कृत्य उत्पन्नाः भवन्ति, कः अवदत्। ये बिल्कुल आपके साइकोलॉजी से रिलेटेड प्रश्न है। ठीक है, जो आपका साइकोलॉजी या मनोविज्ञान से रिलेटेड प्रश्न है। कौन ऐसा मनोवैज्ञानिक है जिसने ये कहा कि बालाः भाषा अध्ययनार्थम, बालक जो होते हैं वो भाषा अध्ययन के लिए अपेक्षित क्षमता, जो भी क्षमता चाहिए होती है, अपेक्षित जो भाषा के अध्ययन के लिए जो भी क्षमता चाहिए होती है, पुरस्कृत्य उत्पन्ना भवति, ऐसा लेकर के ही उत्पन्न होते हैं। मतलब पुरस्कृत मतलब पुरस्कार, ऐसा जो है ना, वो बचपन से ही प्राप्त करके ही उत्पन्न होते हैं। ये किसने बोला था? जीन पियाजे, ठीक है, चॉम्स्की, वाइगोत्स्की या पावलोव। तो देखिए, इसमें ना बालक बच्चों के लिए जो है ना, अपेक्षित क्षमता पुरस्कृत्य उत्पन्ना भवन्ति, ये क्या है, इसी के बारे में चॉम्स्की जो थे उन्होंने कहा था। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल फैक्ट वाइज प्रश्न है, जिसको ये पता है वो कर सकता है, जिसको नहीं पता वो फिर तुक्का लगाएगा। क्योंकि इसमें कोई आप ऐसा नहीं है कि वाइगोत्स्की वगैरह जो है ये बाद के हुए हैं। बच्चों के बारे में जो बताया वो चॉम्स्की ने भाषा शिक्षण के ऊपर में बच्चों के ज्यादातर जो है उन्होंने ही बताया है। ठीक है, फिर आते हैं प्रश्न संख्या 125 पे। कदाचित काचित बालिका हिंदी भाषा प्रयुक्त राज्यात् भवतः प्रांतम आगच्छति तथा भवतः संबंधी भाषा प्रयोगे प्रमादान करोति, तदा एकः अध्यापकः भूत्वा अधस्तनेषु कथनेषु किम युक्तम् इति भवान भवती चिंतयति। अब देखिए क्या हुआ, ये प्रश्न क्या पूछ रहे हैं, कदाचित काचित बालिका, कभी ऐसा होता है कि कोई बालिका है, वो हिंदी भाषा प्रयुक्त राज्यात, हिंदी भाषा के प्रयोग करने वाले राज्य से भवता प्रांतम आगच्छति, आपके प्रांत में आती है। मान लीजिए आप एक टीचर हो और तमिलनाडु राज्य में आप टीचर हो, तमिलनाडु में, हाँ चलो तमिलनाडु में आप एक टीचर हो। ठीक है, तमिलनाडु के स्कूल में आप एक टीचर हो, दक्षिण भाषी भाषाभाषी प्रांत है। वहां पर क्या हुआ, आपके हिंदी भाषाभाषी क्षेत्र जो है, जैसे दिल्ली से कोई एक बालिका लड़की चलेगी, तथा भवतः संबंधी भाषा प्रयोगे, और वो क्या है, आपके यानी कि तमिल भाषा चलती है वहां पे तमिलनाडु में, तो तमिल भाषा वो बोलती है
और उस भाषा को बोलने में भाषा संबंधी प्रयोगे क्या प्रमादान करोती, गलतियां करती है। ठीक है, अब तमिल भाषा तो मुझे भी नहीं आती है। हाँ, तमिल भाषा भाषी क्षेत्र मैंने ले लिया। ऐसा कर सकते थे, चलो मराठी, महाराष्ट्र का ले सकते, मराठी आती है मुझे। ठीक है, महाराष्ट्र का ले लो, महाराष्ट्र के अंदर में चले गया और हिंदी भाषी राज्य से वहां पर चलती है मराठी। ठीक है, अब मराठी में क्या है, तुम्हाला काय सांगू, हाँ ऐसे करके बोला तो तुम्हाला काय सांगू का मतलब कि क्या है, इसमें अगर वो गलती करती है, ठीक है, तदा एक अध्यापक भूत्वा, एक अध्यापक होकर के अधस्तनेषु कथनेषु किम युक्तम इति भवान, नीचे दिए कथनों में से क्या युक्त है आप सोचोगे, भवान या भवती चिंतयति, हाँ आप टीचर मतलब अध्यापक या अध्यापिका आप क्या सोचते हो अगर वो गलतियां करता है तो, एक अध्यापक की दृष्टि से। तस्याः भाषा प्रयोग प्रमादानां विषये वारं वारं स्मारणीयम, उसके भाषा प्रयोग प्रमादों के विषय में बार बार स्मरण कराना चाहिए। ठीक है, कि वो भाषा में गलती कर रहा है, जहां जहां पर गलती करे वहां वहां पर उसको बताते रहना चाहिए। या तस्यै समीचीन भाषा प्रयोगार्थम इतोपि अवकाशः देया, उसको अच्छी भाषा बोलने के लिए, मतलब अच्छे तरीके से मराठी भाषा बोलने के लिए और अवकाश देना चाहिए, यानी कि और उसको छूट देना चाहिए, मतलब गलतियां नहीं बतानी चाहिए। जैसे मान लो अब उसने पहले दिन बोला और उसमें गलती हो गई तो आप उसी टाइम पे नहीं बताना चाहिए, ठीक है कोई बात नहीं, और ज्यादा बोलो, इतना ज्यादा उसको प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वो बोले और इतना ज्यादा क्या हो, उससे आपको वो फिर धीरे धीरे करके उसको सुधारे, अवकाश देना चाहिए, ऐसा उसको प्रोत्साहन करना चाहिए। प्रतिदिनम अर्धघंटां यावत नूतन भाषा अभ्यास करणीय, डेली आधे घंटे के लगभग, हाँ यावत, आधे घंटे तक नए भाषा का अभ्यास करना चाहिए। तस्याः मातृभाषा प्रभावः अधीयमान नूतन भाषायाः उपरि न स्यात्, उसके मातृभाषा का जो प्रभाव है, जो वो पढ़ने वाली भाषा है उस नई भाषा के ऊपर में नहीं होना चाहिए। तो अब ये चार में से क्या होगा, तो एक टीचर रहते हुए, जैसे आप देखिए इन्होंने टीचर रहते हुए पूछा है कि आप क्या सोचोगे, तो देखिए बार बार स्मरण कराना तो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चे को ठीक है अगर एक बार स्मरण करा दिया, अब शुरुआत में बच्चा नहीं सीख पाएगा ना, तो उसको अवकाश देंगे और ज्यादा बोलने के लिए उसको कहेंगे, ठीक है तुम एक काम करो, तुम मराठी भाषा में ये एक पाठ है, पाठ पढ़ने के लिए उसको बोलेंगे। हाँ, जब गद्य का पाठ होता है ना, कथा वाला पाठ हो गया या कोई भी कहानी, कोई भी ऐसा पाठ है तो वो पढ़ने के लिए बोलेंगे, ये इसका आंसर होगा। हाँ, क्योंकि अच्छे भाषा प्रयोग करने के लिए और ज्यादा उसको अवकाश देंगे, हाँ ताकि वो बोले। ठीक है, और ये आधा घंटा का अभ्यास करने के लिए नया अभ्यास कराएंगे, ये भी नहीं होगा, और मातृभाषा के ऊपर में नया प्रभाव ना हो तो ऐसा भी नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर यही है। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं 126 नंबर प्रश्न। निम्नलिखितस्य कस्य उद्देश्यस्य अनुसारं भाषा शिक्षणस्य आवश्यकता न भवति, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के अनुसार भाषा शिक्षण की आवश्यकता नहीं होती, किस उद्देश्य के अनुसार, जीवनस्य विविध दशानां ज्ञानार्थम, जीवन के विविध दशाओं का, अलग अलग दशाओं के ज्ञान के लिए, भाषा बोधस्य लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन अध्ययनार्थम, भाषा बोध के अध्ययन के लिए, ठीक है, आभ्यंतर स्वरस्य वाचनार्थम श्रावणार्थम श्रावणार्थम च, ठीक है, आभ्यंतर स्वर, देखिए आभ्यंतर स्वर जो होते हैं ना, एक तो बाह्य बाह्य प्रयत्न होते हैं और एक आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं, तो जो आभ्यंतर अंतर से जो स्वर निकलते हैं उनके वाचन और श्रवण के लिए, ठीक है, और क्या है आपका, जीवन के विविध आवश्यकता नाम परिपूर्णार्थम, अलग अलग आवश्यकताओं की परिपूर्ण के लिए, परिपूर्णता के लिए। तो देखिए
किस उद्देश्य के अनुसार भाषा शिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है, ना भवती। तो अलग अलग देखिए क्या है, अलग अलग जो है आपके ये अलग अलग जीवन की दिशा दशा का ज्ञान करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है, बिल्कुल होती है। ठीक है, आवश्यकता नहीं होती है ये पूछ रहे हैं। ठीक, इसके लिए होती है भाषा का ज्ञान। और भाषा बोध का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, भाषा बोध का अध्ययन करने के लिए, जो भाषा बोध है, लैंग्वेज कंप्रीहेंशन मतलब कैसा है आपको, ये ये आपको क्या बोलते हैं, आपका जो भाषा का मान लीजिए कोई एक बोल रहा है उसको समझने के लिए भाषा शिक्षण की आवश्यकता होती है क्या? हाँ, बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो ये इसका और फिर इसके बाद में अभ्यंतर स्वर का वाचन के लिए और श्रवण के लिए इसमें भी भाषा शिक्षण की आवश्यकता होती है, तभी तो वो समझ पाएगा, कर पाएगा, और जीवन के विविध आवश्यकता की परिपूर्णता के लिए होती है, इसके लिए नहीं होती है। ठीक है, भाषा शिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। किसके लिए? भाषा के बोध के अध्ययन करने के लिए। भाषा बोध का अध्ययन करने के लिए भाषा शिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है, वो अपने आप भाषा समझने लग जाता है। ठीक है ना, जैसे मातृभाषा है, हाँ, मातृभाषा का बोध नहीं, ये भाषा शिक्षण नहीं करनी पड़ती। ठीक है, वो अपने आप समझ जाता है, बच्चा कोई भी है समझने लग जाता है, तो ये बात है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 127, भाषा संदर्भे निबंधात्मक प्रश्नार्थम निम्नलिखितेषु उचितम किम। भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्नों में से उचित क्या है? विद्यार्थिना सामर्थ्यानुसार मूल्यांकने सहायकम सहायकं भवति येन स्वस्य विचारान् लिखित भाषायां व्यवस्थित रूपेण व्यक्तीकरोति। विद्यार्थियों के सामर्थ्य के अनुसार मूल्यांकन में सहायक होती है, जिससे कि वो अपने विचारों को लिखित भाषा के रूप में व्यवस्थित रूप से व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, एतत् विद्यार्थिनां परीक्षासु केषांचन प्रश्नानां उत्तरकरणार्थकं सहायकं भवति। अब भाषा के संदर्भ में परीक्षा का कहां से संबंध, तो ये तो होगा नहीं कि क्या बोल रहे हैं, एतत् विद्यार्थिनां, यह जो है विद्यार्थियों के परीक्षाओं में कुछ प्रश्नों के उत्तर करने के लिए सहायक सिद्ध होता है। निबंधात्मक को प्रश्न ऐसा है तो, पर भाषा के संदर्भ में पूछा हुआ है, तो ये तो होगा नहीं। विद्यार्थी भी केषांचन प्रश्नानां कृते एव उत्तरं सज्जीकरणीयम् एवं प्रकारेण ते बहुपठन समयः रक्षितः भवति। तहि बहु रक्षितः भवति, तहि उनके द्वारा क्या करना है, विद्यार्थियों के द्वारा ना कुछ प्रश्नों के उत्तर, प्रश्नानां कृते एव उत्तरम सज्जीकरणीयम, कुछ प्रश्नों के लिए ही उत्तर का सज्जीकरण करना पड़ता है। हाँ, और इससे क्या होता है, उनका पढ़ने का बहुत सारा समय जो है वो बच जाता है। तो ये भी आपका, वैसे तो इसके बारे में कह सकते हैं कि निबंधात्मक प्रश्न से क्या होता है, उनको बहुत से प्रश्नों का उत्तर नहीं करना पड़ता, उनका समय बच जाता है क्या? ऐसा नहीं है। एतत् संपूर्ण पाठ्यक्रमम आवेशयति, निबंधात्मक प्रश्न पूरे पाठ्यक्रम को आवश्यक कर लेती है क्या? नहीं, ये इसका आंसर ये होगा भाषा के संदर्भ में। क्यों? देखिए, विद्यार्थी जो है सामर्थ्य के अनुसार मूल्यांकन करने में सहायक होते हैं, विद्यार्थी के सामर्थ्य के अनुसार। जब वो निबंधात्मक प्रश्न लिखता है तो उसका सामर्थ्य पता लगता है, वो सोच करके लिखता है, विचारों को अपने प्रकट करता है। उससे क्या होता है, ये स्वस्य विचारान, उसके विचारों का लिखित भाषा रूप में व्यवस्थित रूप से प्रकटित व्यक्त करता है। ठीक है, वो अपने जो लिखित भाषा के रूप में उसको व्यक्त करता है। इससे क्या होता है, उसको जो है आपका अपने सामर्थ्य के अनुसार वो जब मूल्यांकन करता है तो मूल्यांकन उसका हो जाता है। ठीक है, टीचर जो है फिर उसका मूल्यांकन कर लेता है कि उसको कितना आ रहा है और वो अपने विचारों को कितना प्रकट कर सकता है। आगे आते हैं प्रश्न संख्या 128 पे, दिव्यांगानां दिव्यांगानां यानी कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। हाँ, दिव्यांग पता ही है आपको,
हाँ, जो आपके स्पेशल जिनके लिए आवश्यकता होती है, ऐसे लेखन कौशल वर्धनार्थम कस्य आवश्यकता होती है, उनके लेखन कौशल के विकास के लिए किसकी आवश्यकता होती है? विचाराणाम मौलिकता, विचारों की मौलिकता के में, प्रतीकात्मक भाषायाः सिंबॉलिक लैंग्वेज के प्रयोग में, समीचीन शब्दावल्यः प्रयोगः, समीचीन अच्छे शब्दावलियों का प्रयोग, और सुंदराणी हस्ताक्षराणी, सुंदर हस्ताक्षरों का। तो देखिए, जब क्या होता है, दिव्यांग बच्चे जो होते हैं ना, उन लोगों के लिए क्या होता है कि आपके लेखन कौशल का विकास, तो देखिए लेखन कौशल का विकास विचारों की मौलिकता से तो नहीं होगा, और सिंबॉलिक लैंग्वेज जो होती है उनकी, उसके प्रयोग से भी नहीं होगा। समीचीन शब्दावली का जब प्रयोग होगा, अच्छे 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 शब्दों का जब बच्चे प्रयोग करेंगे, हाँ, लिखने में, जैसे मान लीजिए उत्कंठा, ठीक है, तो इससे क्या होगा, ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे जब वो लिखने में, तो फिर इससे उनका लेखन कौशल का विकास होगा, और सुंदर हस्ताक्षरों से उनका लेखन कौशल का विकास नहीं होगा। ठीक है, कठिन शब्द या अच्छे शब्द, इन सब का प्रयोग करने से उनके कौशल का विकास होगा। इसका आंसर ये हो जाएगा। प्रश्न संख्या 129, भाषायां निरंतर समग्र मूल्यांकनार्थम कस्योपरि बलम देयम। भाषा का निरंतर, निरंतर मतलब लगातार, और समग्र मूल्यांकन के लिए आपको किसके ऊपर में बल दिया जाना चाहिए? तो ये देख जानते हैं, निरंतर मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस, और समग्र मतलब कॉम्प्रिहेंशन, है ना, कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंशन मूल्यांकन आजकल चलता ही है। हाँ, वो विद्यालय के अंदर में, इसी इसके लिए किसके ऊपर में बल देना चाहिए? ठीक, तो देखिए, उत्तम शब्दावली के ऊपर में बल देना चाहिए, करेक्ट वोकैबुलरी हो, परियोजना कार्य प्रोजेक्ट वर्क के ऊपर में ध्यान देना चाहिए, शुद्धोच्चारण करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देना चाहिए, या विभिन्न संदर्भेशु भाषा प्रयोग सामर्थ्य, अलग अलग संदर्भों में, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग विषयों में उनका जो है भाषा प्रयोग का सामर्थ्य देखना चाहिए। तो आपका निरंतर भी होता है, इससे निरंतर भी होगा कि क्लासरूम में कैसे भाषा का प्रयोग कर रहा है, क्लासरूम के बाहर कैसे भाषा का प्रयोग कर रहा है, या आपके स्कूल के बाहर नहीं करते हैं, स्कूल में आपका, स्कूल के बाहर टीचर कहाँ करेगा मूल्यांकन, ठीक है, तो क्लासरूम के बाहर बच्चों के साथ में कैसा, प्लेग्राउंड में कैसा, इस प्रकार से अलग अलग संदर्भों में उसके भाषा प्रयोग का सामर्थ्य देखते हैं, तो इससे समग्र रूप से मूल्यांकन होता है और निरंतर मूल्यांकन भी होता रहता है। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या, बहुभाषिकता मतलब मल्टी लिंग्विज्म, हाँ, इसका मतलब क्या होता है? भाषा शिक्षण एका बाधा अस्ति, एका बाधा है, भाषा शिक्षण में एक बाधा है, भाषा संसाधनानां कृते प्रमादकारी अस्ति, भाषा संसाधनों के लिए वो क्या प्रमादकारी, मतलब कि प्रमादकारी, प्रमाद मतलब क्या होता है, गलती, गलती एक दोष युक्त है, भाषा अधिगम एकम महत्वपूर्णम संसाधनम अस्ति, भाषा के अधिगम के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है, एक महत्वपूर्ण रिसोर्स है ये, कौन सी, बहुभाषिकता। तो और ये क्या, भाषा अधिगम में समस्या सृष्टि करोति, भाषा के अधिगम में वो क्या करते हैं, समस्या की सृष्टि करती है। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए बहुभाषिकता ना भाषा के अधिगम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। अगर मान लो कोई बच्चा 2-3 भाषा को जानता है, मान लीजिए वो 3 भाषाओं को जानता है, तो चौथी भाषा वो बहुत आसानी से सीख लेगा, क्योंकि 3 भाषाओं का उसको ज्ञान है, तो इसीलिए बहुभाषिकता जो है वो आपका एक महत्वपूर्ण संसाधन है। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं 131 नंबर प्रश्न, भाषायाः प्राथमिक रूपम अस्ति, भाषा का प्राथमिक रूप क्या है? संकेत भाषा, व्याकरणम,
लिखित भाषा, मौखिक भाषा। तो सबसे पहला रूप देखिए, बच्चा जो होता है, बच्चे को सबसे पहले किस तरीके से सिखाया जाता है? बोल करके सिखाया जाता है क्या? मौखिक भाषा नहीं, ठीक है, लिखित रूप में भी नहीं सिखाया जाता। व्याकरण तो उसको बिल्कुल नहीं सिखाया जाता है। संकेत भाषा होता है, पहले उसको इशारे से सिखाई जाती है, तो संकेत भाषा, ठीक है ना। संकेत में उसको सिखाया जाता है, पानी के लिए हाथ ऊपर करके मुंह के पास ले जाया जाता है। हाँ, और भी बहुत सारी चीजें सिखाई जाती है बच्चों को। हाँ, रोने के लिए हाथ को दोनों आंखों के पास ले जाकर के मुट्ठी बांध करके, तो बच्चा वो संकेत भाषा को सीखता है। सबसे पहला प्राथमिक रूप है, ठीक है। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके मौखिक भाषा सीखता है, फिर लिखित पर जाता है, फिर व्याकरण पर जाता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या 132 पे। प्राथमिक स्तरे कथा तथा कवित्वम अनयोर मध्ये अधस्तनेषु कः पक्षः साधु इति भवान वदति चिंतयति। देखिए, प्राथमिक स्तर स्तर पे कथा और कवित्व, कथा और कविता करना, इन दोनों के मध्य में, इन दोनों के बीच में नीचे दिए गए में से कौन सा पक्ष जो है साधु है, अच्छा है, ये आप क्या सोचते हो इसके बारे में? ते मूल्य परकः भवेयु, हाँ, उनका वो जो है मूल्य परक कथा हो या कविता हो, जिससे कि वैल्यूज उसमें आए बच्चों में प्राथमिक स्तर पे। कथा तथा कवित्वम उभयमपि शब्दावली दृष्टिया समृद्धो भवेताम। कथा हो या कविता हो, ये दोनों के दोनों शब्दावली की दृष्टि से, जिससे कि वोकैबुलरी उनका बढ़े, इस दृष्टि से समृद्ध होने चाहिए, बिल्कुल। विभिन्न मुख्य नामधेयानाम उदाहरणानाम पुनरावृत्ति बहुवारं भवितव्यम। उसमें क्या है, विभिन्न अलग अलग मुख्य नामधेयों के, जिन्होंने नाम मतलब अलग अलग नाम थे, जैसे आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हो तो उसके जो जो नाम है, उसके जो मुख्य बातें हैं, उनका, उन उदाहरणों का पुनरावृत्ति बहुत बार होना चाहिए। विशिष्ट लेखकानां कवित्वम तथा कथाश्च, हाँ, बहुत स्पेशल विशिष्ट लेखकों के कविता तथा कथा होने चाहिए। तो देखिए, मूल्य परकः भवेयुः सही है, परंतु प्राथमिक स्तर में मूल्य परक कथा या कविता होने की अपेक्षा भाषा स्तरीय होनी चाहिए। तो भाषा में वोकैबुलरी बढ़े, इसके लिए कथा होनी चाहिए। हाँ, उससे वो अच्छे अच्छे शब्दों का उसमें चयन करेंगे और फिर उससे वो क्या करेंगे, कविता है, हाँ, उनकी वोकैबुलरी, उनके शब्दकोश बढ़ेगा, शब्दावली का ज्ञान बढ़ेगा, ठीक है। विभिन्न नामधेयानाम उदाहरणम पुनरावृत्ति बहुवारं भवति, तो ये पुनरावृत्ति बहुवारं वाला नहीं होगा, और विशिष्ट लेखकों के कविता तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, तो इसका आंसर यही होगा। उसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या 133। भाषायां व्याकरण शिक्षणम कस्य समीकरणाय सहायकम भवति। भाषा के व्याकरण जो शिक्षण है, वो किसके समीकरण के लिए सहायक सिद्ध होता है, ठीक है। शुद्धतायाः, वाक् प्रवाहस्य, संख्यात्मकतायाः या साक्षरतायाः। तो देखिए, व्याकरण शिक्षण किस लिए, किस चीज के समीकरण के लिए सहायता होता है, तो सबको पता है, तो शुद्धता के लिए होता है व्याकरण। व्याकरण का शिक्षण किस लिए कराया जाता है, शुद्धता के लिए। प्रवाहिता व्याकरण से नहीं आती, संख्यात्मक ज्ञान व्याकरण से नहीं होता, शिक्षा साक्षरता तो होता ही है, तभी तो वो व्याकरण पढ़ रहा है। आगे 134 नंबर प्रश्न। लेखन परंपरायाम अधस्तनेषु किम संबद्धम अस्ति। लेखन परंपरा में नीचे दिए गए में से क्या संबंधित है। कथा विचारा, स्टोरी आइडिया, ये लेखन परंपरा से है क्या। कल्पना लेखन परंपरा से है क्या। विराम चिन्हानाम सम्यक प्रयोगा, विराम चिन्हों का अच्छे तरीके से प्रयोग, ये लेखन परंपरा से है क्या। समीचीन शब्दावली, अच्छी शब्दावली, ये लेखन परंपरा से है क्या। तो बताना क्या संबंध है। तो देखिए, कथा का विचार होना ये लेखन परंपरा से नहीं है। कथा लिखने की बात नहीं हो रही है, कथा सुनाने की बात है। कथा कल्पना करना, कल्पना करना भी लेखन परंपरा से नहीं। विराम चिन्हों का अच्छा प्रयोग होना, ये
जो है लेखन परंपरा से जुड़ा हुआ है और इसीलिए ये इसका आंसर हो जाएगा। और समीचीन शब्दावली भी लेखन परंपरा से नहीं जुड़ा, तो इसका आंसर हो गया ये। इसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या 135, जो कि इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। भाषायां मूल्यांकनस्य मुख्य उद्देश्य कः स्यात्? भाषा में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? शिक्षार्थिषु त्रुटीनाम अन्वेषणम, शिक्षार्थियों में त्रुटियों का अन्वेषण, गलतियों का अन्वेषण करना, ठीक है। विद्यार्थी नाम प्रदर्शनम दृष्टवा प्रोन्नति कृते, यानी कि प्रमोशन के लिए निर्णय देना, ठीक है। विद्यार्थियों के प्रमोशन प्रदर्शन से, जैसा वो प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे उनकी प्रोन्नति के लिए निर्णय देना। विद्यार्थी साधित उपलब्धि नाम आकलनम, विद्यार्थियों के द्वारा जो साधित होता है ना, यानी कि विद्यार्थी केंद्रित उपलब्धियों का आकलन करना। या अधिगम्य त्रुटि नाम निरीक्षणम तथा न्यूनता परिष्करणम, हाँ, और या अधिगम जो बच्चे समझ रहे हैं, जिसका ज्ञान प्राप्त करना, उसमें गलतियों का निरीक्षण करना और उस न्यूनता का परिष्कार करना, गलतियों को सुधार करना। क्या होगा भाषा के मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य? तो बिल्कुल यही होगा, जो बच्चे समझ रहे उसमें गलतियों का निरीक्षण करके उसमें न्यूनता का परिष्करण करना है, ठीक है। शिक्षार्थियों के गलतियों का अन्वेषण करना, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, और ये भी नहीं होगा कि उनको उनके प्रदर्शन के आधार पर उसको आगे बढ़ा देना, ऐसा नहीं है, ये भी नहीं है। हाँ, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, उसमें गद्य पद्य शिक्षण देखेंगे। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि ये अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतने ज्यादा लोगों को लाभ होगा, क्योंकि ये एग्जाम अभी 16 दिसंबर से होने वाला है, तो 16 दिसंबर में अब ज्यादा टाइम नहीं रह गया है। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी आपको इसका लाभ उठा सके। और दूसरा एक और है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और एक बात और कि टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, संस्कृतम वर्धयामा नाम से ही है, ठीक है। उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपको कोई भी क्वेरी होगी, कुछ भी चीज पूछना होगा, तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। उसमें कोई आपको ये नहीं लगेगा कि आपको ये कोई भी, मैं उसमें डायरेक्ट आपके सवाल का जवाब दे सकता हूं। बाकी वीडियो के नीचे आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इससे पहले 2 वीडियोस की लिंक मैं डाल दूंगा, ठीक है। उन वीडियोस को भी जरूर देखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में।